हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे पढ़ने में। आज हम महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं ब्रह्मांड। पेपर में एक क्वेश्चन ब्रह्मांड से जरूर आएगा। सी टेट, एम पी टेट, अभी एम पी टेट चल रहा है, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से बनता है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और थोड़ा पूरा पढ़िएगा। आज हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, खगोलविदों का मत, ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत, आकाशगंगा निहारिका, विसरण महाप्रयोग, सभी के बारे में आज हम करते हैं बात। तो बात कर लेते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरामाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक, 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। क्लियर है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मांड आकार एवं परिणाम की दृष्टि से काफी विस्तृत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड आकार एवं परिणाम की दृष्टि से काफी विस्तृत है। इसमें छोटे छोटे परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन, कोस्मोलॉजी, आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग 1730 में जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था। कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टोल्मी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया। नियमित अध्ययन किसने किया? टोल्मी ने किया। नियमित अध्ययन किसने किया? टोल्मी ने किया। क्वेश्चन आ जाता है, क्लॉडियस टोल्मी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया। और 140 में भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना। इस सिद्धांत में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना है। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह स्पष्ट किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, कोपरनिकस ने क्या बोला गया? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते। इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य से केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के फलस्वरूप खगोल शास्त्र के अध्ययन की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फलते कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? कोपरनिकस को। वर्ष 1610 में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा दूरबीन के आविष्कार के बाद ब्रह्मांड के अध्ययन करने में नया परिवर्तन आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेहे, सहायक जोहानसन केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की तथा इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। जोहानसन केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो क्वेश्चन आता है केपलर ने दिया था। क्लियर है? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन कर जोहानसन केपलर वर्ष 1805 में स्पष्ट किया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आकाश गंगा, मंदाकिनी, स्पाइरल या दुग्धमेला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का प्रमाण समाप्त। विलियम हर्शेल हो गया। कौन हो गया? विलियम हर्शेल हो गया। वर्ष 1925 में अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल ने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ पर आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एडविन हब्बल ने मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। यह हब्बल ने बोला, जो एक निश्चित अवधि में या तो महाकृच के रूप में एक बिंदु पर समाहित होकर ब्लैक होल में शामिल होकर नष्ट हो जाएगा।
ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग के नाम से जाने जाते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंटर। क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, एच जॉर्ज लेमेंटर। स्पीति सिद्धांत एलन गुथ। साम्यवस्था सहज सिद्धांत थॉमस गोल्ड, फ्रेड होयल, हरमन बांडी। और दोलन सिद्धांत दिया आर्थर एडिसन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, महाविस्फोट का जो सिद्धांत 100% क्वेश्चन में आएगा आपका। महाविस्फोटक सिद्धांत दिया एफ जॉर्ज लेमेंटर ने। क्लियर है ना। ब्रह्मांड की अवधारणा के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन देखा गया है। यही कारण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिनमें 4 प्रमुख सिद्धांत ऊपर दिए गए हैं। अब महाविस्फोट सिद्धांत। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेम्पेयर। कई बार क्वेश्चन आता है आपका, जॉर्ज लेम्पेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु किया था। बाद में वर्ष 1967 में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड निर्मित थे अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान व घनत्व अनंत था। सूक्ष्म तथा तापमान व घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण का बिंदु का आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। क्लियर है। प्रारंभ में आकाशगंगा व निहारिका। प्रारंभ में ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में प्रारंभ में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण प्रारंभ हुआ है। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों से मापी जा सकती है। क्लियर है ना, मापी जाती है। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल गैसों के संलयन से हुई, जिसे निहारिका कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। निहारिका को नेबुला भी कहा जाता है। ये नेबुला लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ कुआसा है। इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया आपका। ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाश पिंड है जो गैस व धूल कणों से निर्मित है। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, किंतु ये सीमावर्ती तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका एंड्रोमेडा है। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका एंड्रोमेडा है, जबकि अंतरिक्ष सबसे हल्की निहारिका ओरियन स्वार्ड है, जो कि निहारिका ऐरावत पथ में स्थित है। मंदाकिनी वे आकाशगंगा जिसमें सौर परिवार सूर्य, पृथ्वी, ग्रह अवस्थित है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये 24 आकाशगंगाओं का एक वृहद पुंज है। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता दृष्टि गोचर होती है, उसे दुग्ध मेतला कहते हैं। के लिए मिल्की वे क्वेश्चन है, आता है बिल्कुल भैया। हाँ, मंदाकिनी आकाशगंगा 10 तरी के समान चपटी है और 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है। मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बल्ज के पास तारों का संकेंद्रण पाया जाता है और बल्ज के पास एक काशर पाया जाता है। क्लियर है। काशर में केंद्र में कृष्ण विवर पाया जाता है, यानी ब्लैक होल पाया जाता है, जो द्रव्यमान में सौरमंडल के 3 गुना से अधिक बड़ा है। ब्लैक होल क्वेश्चन आ जाता है भैया यहाँ से कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहाँ पर पाया जाता है, तो काशर के केंद्र में पाया जाता है। काशर जो तारावत रेडियो स्रोत है। काशर क्या है, एक तारावत रेडियो स्रोत है जो अंतरिक्ष से 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केंद्रीय बल्ज के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा पाई जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है।
सौरमंडल इसी भुजा में स्थित मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी से 32,000 प्रकाश वर्ष है। अधिकांश तारों की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 10 से 20 गुना अधिक होता है। ऐसे तारों को विशाल तारा जॉइंट स्टार कहा जाता है, जैसे अल्बडारान, सीरियस, बीटा सेंचुरी। कुछ तारों की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या से 50 से 250 गुना या इससे भी अधिक होती है। ऐसे तारों को अति विशाल तारा कहा जाता है, जैसे बेटलगीज व अंटारिस। वे तारे जो कभी फैल जाते हैं और कभी सिकुड़ जाते हैं तथा जिनमें ये प्रक्रिया नियमित चलती रहती, उन्हें स्पंदन तारा, पल्सिंग स्टार कहते हैं, जैसे सेफायड व आर लायर। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं। बेबी ब्लूम गैलेक्सी आकाशगंगा मंदाकिनी से काफ़ी दूर स्थित आकाशगंगा है। बेबी ब्लूम इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके। इसे तारे बनाने वाली मशीन की संज्ञा दी गई है बेबी ब्लूम को। ये प्रतिवर्ष लगभग 4,000 तारों का निर्माण करती है बेबी ब्लूम, जब मंदाकिनी प्रतिवर्ष मात्र 10 तारों का ही निर्माण करती है। जबकि क्लियर है ना, मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारे विशेष आकृतियों के रूप में व्यवस्थित है, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारे विशिष्ट आकृतियों के रूप में व्यवस्थित, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, बिल्कुल छाप लेना भाई साहब, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में 68 तारे। कुछ अन्य प्रमुख तारामंडल निम्न है: सप्तऋषि मंडल, ओरियन, सिग्न, स्वान, हरक्यूलिस आदि। क्लियर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 तारा समूह से होकर गुजरती। इन्हें भारतीय ज्योतिष शास्त्र इन 12 तारा समूह को राशि चक्र कहा जाता है। ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, 11 कुंभ और 12वां है मीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो अगर समझ में आता है तो बिल्कुल आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पर एमपी टेट विशेष आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सी टेट हर पेपर के लिए खास है। क्लियर है। यहाँ से हम बस यही सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आप लगे रहे सभी लोग, ठीक है ना, ऐसे ही आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, नमस्कार।